देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के संबंध थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 240 से 280 ईस्वी था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी हुआ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश 319 से 20 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उनके सिक्कों पर उसे बीना वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, देखिए समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। नोट: परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास देखिए यहाँ पे कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरी, छपनक, फलित ज्योतिष के विद्वान, अमरसेन, कोशाकार, शंकु, वास्तुकार, बेताल भट्ट, घटक पर, बड़ामिहिर, खगोल शास्त्री और बड़रुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संदीप विग्रहित सचिव वीर सेन शैव मतावलंबी था, जिसने शिव पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित, एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 415 ईस्वी से 454 ईस्वी हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने मार्तंड पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के
शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक उपरीक कहलाते थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग मुख्य अधिकारी दंड पाशिक कहलाता था। उसके बाद देखिए यहाँ पे, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। उसके बाद देखिए यहाँ पे, गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उपज का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम बिष्टी राज के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि। वास्तु, वास करने योग्य भूमि। चारागाह भूमि, पशुओं को चारा योग्य भूमि। सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे, अप्रहद, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। तो दोस्तों गुप्त काल में 5 प्रकार के भूमि के प्रकार थे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में देखिए, सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठ कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए गुप्तकालीन मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर स्थान। देखिए विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश। शिव मंदिर भूमरा नागौद मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। उसका शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दिनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे
अजंता। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उदत्त किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। मित्रभेद, मित्रलाभ, संदीप विग्रह, लब्ध प्रनाश, अपरिच्छाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतक नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। बड़ा मिहिर ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जाक और लघु जातक की रचना की। बृहद संहिता में नक्षत्र विधा, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त के इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल के पल कानव ने पशु चिकित्सा, हस्त्यायुर्वेद लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे देखिए पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी का खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास कृत अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा है। द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसी प्रथम रचना भगवत गीता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नोट, नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे है बकाटक वंश, याद रखिएगा। देखिए बकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के
लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार विदर्भ का स्थानीय शासक थे। विदर्भ का स्थानीय शासक थे। देखिए विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, प्रधान शाखा तथा वासीय बसगुल्म शाखा। दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम 335 से 360 ईस्वी, प्रभावती गुप्त का संरक्षण काल 390 से 410 ईस्वी, प्रवरसेन द्वितीय 410 से 440 ईस्वी, नरेंद्र सेन 440 से 460 ईस्वी, पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से 480 ईस्वी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटक का राज गुप्त और शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध पर स्थापित किया। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अभ्यस्क थे, अतः प्रभावती गुप्त ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त वंश का स्वर्ण काल रहा। प्रभावती गुप्त के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वी सेन वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज वासीय शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे वासीय शाखा के वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने बसगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बसगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वाशी में स्थित है। वासिम शाखा के मुख्य राजा थे सर्वसेन विंध्य शक्ति द्वितीय 350 से 400 ईस्वी, प्रवरसेन द्वितीय 400 से 415 ईस्वी, हरिसेन 475 से 510 ईस्वी। हरिसेन वासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की तथा प्रवरसेन ने हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय के राजसभा में निवास किया था। वहां उन्होंने सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव व विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने रचना की। व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ।
उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। देखिए गुप्त वंश के पतन के बाद जिस नए राजवंशों का उद्भव हुआ उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थे। प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराज धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा गढ़वर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने गढ़वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौर नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। नोट: शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोधगया को कटवा दिया। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष पराजित हुए। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। नोट: हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी और 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोच परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भूर्च थे। प्रियदर्शी का रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उनके नाम से 3 नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या आमत कहा जाता था।
प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय उपरीक अथवा राष्ट्रीयक कहलाते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषयपति के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामा छपटलिक कहा जाता था। देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहाँ पे हर्षचरित के अनुसार हर्ष का मंत्री परिषद, भंडी प्रधान सचिव, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे पुलिस कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जा गया है। दंड पाशिक तथा पुलिस दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित्र में सिंचाई साधन के रूप में तुला यंत्र जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित्र में प्रांतीय शासकों के लिए लोकपाल शब्द आया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, देखिए यहाँ पे पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु 575 से 600 ईस्वी था। इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किराता जूनियम के लेखक भाड़ भी श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी, नंदी वर्मन द्वितीय 700 से 800 ईस्वी। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। बतापी कोंड महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएन सांग कांची आया। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल्ल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजक आदि की उपाधियां ग्रहण की थी। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी था और उसने विद्या विनीति की उपाधि ली थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजाओं में आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक उपाधियां धारण की। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे
राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीर लगी है। आदमकद तस्वीर लगी है। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमट्टरई अलवर नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चोल यहाँ से 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 87 ईस्वी थे। 887 ईस्वी थे, जिसकी राजधानी तंजावुर थी। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरु थच्चन था। विजयालय ने नौर केसरी की उपाधि धारण की और निशुम्भसूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक फर्स्ट को पराजित किया। इसी युद्ध में परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम 5 को भागकर श्रीलंका दक्षिणी जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। राज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत चोल मंडलम राजधानी पोलनरुआ बनाया। राजा प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ और बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोंडचोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। चोल काल में भूमि के प्रकार देखिए, बेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि। देवदाना तिरुमठ डकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। उसके बाद देखिए यहाँ पे पल्ली चंदनम जैन संस्थानों को उपहार में दी गई भूमि। नोट, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने केसरी की वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कुलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में देखिए, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उड़न कुट्टम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा
राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलमों प्रांत में विभक्त था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में और नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। कई कुर्मों में विभक्त था। नाडु के स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर के स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। नगरतार कहा जाता था। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद बेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान, अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे, उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में कई महत्वपूर्ण पद सौंपे। याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन में मुख्य विशेषता थी और सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक तालाब के लिए सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाब और बगीचों का निर्माण हेतु गांव में भूमि का अधिग्रहण करना। सभा महासभा यह मूलतः अग्रहारों या ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा बड़ियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उसके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों, उन्हें प्रशासनिक मामलों में अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह और किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम और दान दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। चोल काल का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कलंजु सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयगोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना कलिंग तुपर्णी। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंबन, ओटकुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का और पंप पोन रन का कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल काल का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हम चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उसके बाद देखिए यहाँ पे तनियर कहलाता था। उसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है।
चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरयूर, तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम एवं कांची। उसके बाद देखिए यहाँ पे चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल में विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: बलंजियर, नानादेशी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवर एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे चालुक्य, देखिए यहाँ पे चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैपल द्वितीय ने की थी। राजधानी मानखेट। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए: तैपल प्रथम, तैपल द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर तृतीय, तैपल तृतीय। उसके बाद देखिए यहाँ पे सोमेश्वर प्रथम ने मानखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। बिल्हन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देव चरित्र की रचना बिल्हन के द्वारा की थी। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश बातापी। जयसिंह ने बातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी बातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मेघूती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणेश्वर की उपाधि धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने बातापी कुंड की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से। लेखक रवि कीर्ति। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। बातापी का निर्माण कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में दक्कन में अरबों ने बीज आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने की। इस अभियान के सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे निजनासराय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे चालुक वंश बेंगी। देखिए बेंगी के चालुक वंश का संस्थापक
विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था। विजयादित्य तृतीय था। इसका सेनापति पांडुरंग था। इसका सेनापति पांडुरंग था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग 752 ईस्वी था। शुरुआत में वे कर्नाटक चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इनकी राजधानी मनकीर या मानखेत वर्तमान मालखेर सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश का प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और एवं कृष्ण तृतीय। उसके बाद देखिए यहाँ पे एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावश भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध व उसके संरक्षक पाल धर्मपाल और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणिता सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंद्र तृतीय शासन काल में अरब निवासी अलमसुदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तेपल द्वितीय ने 973 में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं जिनमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिल और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा में 15 विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष के रूप में दिखाया गया है। नोट, एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेबिनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहन 1210 से 1246 ईस्वी में था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया
होयसल वंश। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। 1117 ईस्वी में किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हेलेविड था। उसके बाद देखिए यहाँ पे कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब वंश की राजधानी बनवासी था। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश प्रथम शासक कोकनी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलार थी, जो बाद में तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला शासक माधव प्रथम था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अम्मकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारांगल में हस्तांतरित कर ली थी। इस वंश का अंतिम शासक प्रतापरुद्र 1295 से 1323 ईस्वी था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल साबित हुआ। उसका नेक्स्ट शामिल हुआ 11वीं सदी के गुजराती कवि सोठल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। उसके बाद देखिए जावा के शैलेश वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विधा का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हालायुध रहते थे। हालायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव के विशाल मंदिर की स्थापना की। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए सेन वंश के प्रथम राजवंश था, जिसने
अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। सेन वंश बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए कश्मीर के राजवंश, कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम में इस प्रकार था। कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना की थी। हेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा करवाया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन के अभियंता सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दीदा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था। जयसेन लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसेन के शासन के समय ही कल्हन की राजधानी का विवरण समाप्त हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कामरूप का वर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रयाग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अभिन्न बन गया। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि बरा की उपाधि ग्रहण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी था। अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंग पाल ने 11वीं सदी में की थी। गहरवाल, देखिए यहाँ पे गहरवाल राठौर राजवंश। गहरवाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृतकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनवाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए
चहमान या चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव 1153 से 1163 ईस्वी हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज फोड़ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोड़ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रबदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई और गोरी का हार हुई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। जिसमें गोरी की विजय पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। न्यासधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष, प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तु शास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों उनके उपयोग का उल्लेख है। साहसक चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हालायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्पति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश, इसके बाद चौहान वंश का और अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलू खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जैजाक भोक्ती है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक 831 ईस्वी था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में हस्तांतरित की थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे चोल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया और उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए धंग। देखिए यहाँ पे धंग ने जिननाथ
विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धौंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धौंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्ति वर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। अल्लाह उदल नामक 2 सेनानायक परमर्दी देव के दरबार में रहते थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उनके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान का एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात के बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश का कर्ण टू गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगेय देव था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कलचुरी वंश के सबसे महान शासक कर्णदेव था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और कलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खलोती का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था।